Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. Today we will discuss a new unit Heat and KTC. इसी में हम थर्मोडायनेमिक्स भी डिस्कस करेंगे। हिंदी में कहते हैं ऊष्मा व गैसों का अणुगति सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर से। इसमें अपने को आइडिया होना चाहिए जनरल टेम्परेचर स्केल्स का, एक बात, और सेकेंडली फिर उनका कन्वर्जन। मेन जो टेम्परेचर स्केल्स हैं आपके सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। हर टेम्परेचर स्केल पर दो फिक्स पॉइंट होते हैं। एक को कहते हैं लोअर फिक्स पॉइंट, नीचे वाला मिनिमम। एक होता है अपर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट को डिफाइन किया जाता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर से, जल का जमाव बिंदु। डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन में 273.15 केल्विन। इस पर हमारा पानी जमने लगता है। फिर अपर जो फिक्स पॉइंट है उच्चतम, वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पर डिफाइन किया जाता है। डिग्री सेल्सियस पर 100 डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट पे 212 और केल्विन पर आप देख सकते हैं 373.15 केल्विन। अब एक स्केल से दूसरे पर कन्वर्जन की बात आती है, तो एक नए स्केल की बात कर रहे हैं अपन। अननोन स्केल जो कि पूछा गया स्केल है उसको हमने एक्स कह दिया है। जैसे डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस में रिप्रेजेंट किया है, डिग्री फ़ारेनहाइट को लाइक दैट। तो अभी हमने क्या देखा, आपको एक सिंपल टेक्निक याद रखना है कि रीडिंग ऑफ एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, यानी ये डिफरेंस का जो रेशियो है वो हर स्केल पर कांस्टेंट रहता है। तो एक अननोन है आपके पास में, उसको एक्स कह दीजिए। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा या पूछा जाएगा, तो माइनस उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट यानी लोअर फिक्स पॉइंट है उसको माइनस कीजिए। फिर हायर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट माइनस एफ पी। सपोज डिग्री सेल्सियस के बारे में वहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है या कंपैरिजन किया जाता है, तो डिग्री सेल्सियस में इसका नाम आ जाता है सबसे पहले तो स्केल का -0 यानी कि लोअर वाला, डिवाइडेड बाई अपर वाला 100 डिग्री सेल्सियस -0। ऐसे हम कंपेयर करते हैं। तो आप इस टेबल को याद रखिए, तो फिर फायदेमंद होगा। फिर हीट में ही आता है कि चेंज इन टेम्परेचर से रिलेटेड, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना आप लोगों को। देखिए रिलेशन बिटवीन चेंज इन टेम्परेचर पर, तो ऊपर है उसको मैंने डेल्टा एक्स कह दिया, डिग्री सेल्सियस माइनस उसका लोएस्ट उसको डेल्टा सी, ऐसे डेल्टा एफ डेल्टा के। और ये रीमर स्केल और रैंकिन स्केल बहुत ही कम काम में आते हैं, बाई चांस आ जाए इसलिए दिया है हमने। नीचे 100 -0, तो आपको इससे कंपैरिजन करना है। मान लीजिए डिग्री सेल्सियस में चेंज इन टेम्परेचर से रिलेटेड कोई रीडिंग दे रखी है, मान लीजिए 20 डिग्री 20, यहाँ 20 रख देंगे। फिर आपसे चेंज इन फ़ारेनहाइट कितना है, तो डायरेक्टली आप इसमें रखेंगे और इसको फाइंड करेंगे। इज इट क्लियर व्हाट आई वांट टू से? थर्मल एक्सपेंशन को समझ लेते हैं। थर्मल एक्सपेंशन क्या है, ऊष्मीय प्रसार क्या होता है, ये समझने वाली बात है हमारी। ऊष्मीय प्रसार या थर्मल एक्सपेंशन इंग्लिश में। जब भी हम किसी मटेरियल को हीट देते हैं, स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए, गलना नहीं चाहिए, वेपराइज नहीं होना चाहिए, तो हीट कुछ ना कुछ अपना काम करेगी। वो क्या करती है, उस मैटर को एक्सपेंड करती है, उसका प्रसार करती है। द फिनोमेना इज द थर्मल एक्सपेंशन, राइट। अब ये 3 तरीके का हो सकता है। फर्स्ट द लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर ऑब्जेक्ट्स हमारे पास में है। जैसे ये पेन मेरे पास है, इस तरीके से कुछ लीनियर ऑब्जेक्ट, इसको मैं हीट दे रहा हूँ, सपोज मेटल का बना है तो एक्सपेंड होगा। ओके। सेकंड है सुपरफिशियल एक्सपेंशन या क्षेत्रीय प्रसार, जिसका एरिया हो, एक सरफेस। एंड थर्ड वन इज द क्यूबिकल एक्सपेंशन, यानी कि जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम हीट देते हैं तो तीनों डायमेंशन में वो एक्सपेंड हो सकते हैं। तो इसको हम स्टडी करते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन क्या है। तो चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। लीनियर एक्सपेंशन में मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक रॉड है, तो उसका इनिशियली लेंथ L0 है, तो ये फॉर्मूला पर लोग कम मिलेंगे, L = L0 1 + अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अल्फा क्या है, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, रेखीय प्रसार गुणांक, राइट।
अब मान लीजिए कोई मेटालिक स्केल है, मेटल का बना हुआ आपका, मेटल का स्केल है, तो अगर वो भी हीटअप हो रहा है तो उसका भी एक्सपेंशन होगा, उसमें जो मार्किंग्स हैं वो थोड़ा दूर दूर जाएंगी, राइट। और विंटर में है तो वो कंप्रेस होगा तो उसकी मार्किंग से पास पास आएगी, तो उससे रीडिंग नहीं देगा। उस केस में फिर हमको कैसे फाइंड करना है, अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो ये प्लस वाला फॉर्मूला काम मिलेंगे आप। टीवी का मतलब है ट्रू वैल्यू, सत्यमान। एसआर का मतलब है स्केल रीडिंग, फिर वही 1 + अल्फा डेल्टा थीटा। और इन केस टेम्परेचर फॉल हो रहा है, जैसे विंटर की बात आ रही है, तो फिर प्लस की जगह आप माइनस लीजिएगा, याद रखिए इसको। देन फिर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कोई रॉड है आपके पास में, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है यहाँ पर, और दो एंड पर फिक्स है, यहाँ पर ये फिक्स है, यहाँ पर दोनों एंड पर। अब आप इसको हीटअप कर रहे हैं, हीटअप कर रहे हैं तो होगा क्या, इसका लेंथ बढ़ेगा, लेकिन ये दूर जा नहीं सकती है, जैसे दो दीवारों के बीच में अपन ने लगा दिया इसको, राइट। तो फिर इसमें कुछ प्रॉपर्टीज में चेंजेस आता है, वो आपसे पूछा जाता है। जैसे फर्स्ट है थर्मल स्ट्रेन, विकृति कितनी उत्पन्न हो गई, स्ट्रेन कितना हो गया है। तो स्ट्रेन का डेफिनेशन लास्ट हमने यूनिट के अंदर देखा था, लास्ट वीडियो के अंदर। क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन, लेंथ में चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, राइट। तो ये जो फर्स्ट हमने फॉर्मूला देखा था, हम इसी से इसको डेराइव कर सकते हैं, फिलहाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक रिवीजन है, फास्ट रिवीजन। तो आपको याद रखना है अल्फा डेल्टा थीटा आ जाएगा, आप खुद करके देखेंगे तो हो जाएगा, राइट। फिर थर्मल स्ट्रेस, अब इसमें हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में देखा था हमने यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेन को मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं। तो स्ट्रेस फाइंड करने के लिए हम करते क्या हैं, इस y को स्ट्रेन से मल्टीप्लाई करते हैं, स्ट्रेन अभी अभी अपन ने लिया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आ जाएगा आपके पास, राइट। देन थर्मल फोर्स, अब एक फोर्स जो डेवलप हो रहा है, स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये जो भी कुछ है ये क्वांटिटी, तो यहाँ से हम फोर्स को फाइंड करें तो यह जाने वाला है, राइट। फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि पेंडुलम से रिलेटेड, सरलोलक से रिलेटेड होता है, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। अब पेंडुलम में हम ये मान के चल रहे हैं कि वो मेटेलिक रॉड से बना हुआ है, या कोई वायर है, तो उसका भी लेंथ है वो बढ़ेगा अगर टेम्परेचर राइज होता है। तो फॉर्मूला याद रखिए, हम यहाँ डायराइव नहीं कर रहे हैं, T = T0 1+½ डेल्टा थीटा। जब टाइम इंटरवल, अब वो पेंडुलम है, मान लीजिए टाइम के मेजरमेंट के काम में आ रहा है, जैसे कि पहले जो क्लॉक्स होती थी पेंडुलम से रिलेटेड, तो टाइम पीरियड बढ़ रहा है, इसका मतलब एक रोटेशन लेने में ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो दैट विल लॉस द टाइम। तो आपसे पूछा जाता है कि कितना टाइम लॉस किया जा रहा है एक दिन में, एक साल में, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो मीन्स आप इसको डायरेक्टली कम में लीजिए, यहाँ से हम ये डेल्टा T/T0 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, फिलहाल आप ये याद रखिए। डायरेक्टली जैसे 1 ईयर कहा तो आप सेकंड में कन्वर्ट करके टी यहाँ रख दीजिएगा, 1 डे में तो 1 डे में 864200 सेकंड होते हैं, ये आप फाइंड कर सकते हैं, यहाँ रखिए इसको। इसी तरीके से मान लीजिए टेम्परेचर फॉल हो रहा है, विंटर की बात हो रही है, विंटर हो रही है तो वो कंप्रेस होगी पेंडुलम की रॉड, लेंथ कम होगा, लेंथ कम होगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, √L/G, 2π कांस्टेंट रहता है साथ में। तो आप देख सकते हैं टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एल कम हो रहा है तो टी भी कम हो रहा है, राइट, राइट। तो सबसे पहले तो टाइम पीरियड आपसे पूछा जाता है, तो इस फॉर्मूले को हम मिलेंगे, करेंगे क्या, बस प्लस की जगह पर माइनस आ गया, ऐसे याद रखें। एक अच्छी बात है, टाइम अब इस समय गेन होगा, गेन क्यों हो रहा है, टाइम पीरियड कम हो गया है, जल्दी से एक रोटेशन को पूरा करेगा, भागेगा आगे आगे, तो इसको हम टाइम गेन कह देते हैं। चाहे टाइम लॉस्ट पूछे चाहे टाइम गेन, ये एक ही निकल के आता है, तो एक अच्छी बात है, आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा याद रखने में, है ना। फिर बायमेटालिक स्ट्रिप्स पर बात आती है। बायमेटालिक स्ट्रिप्स क्या होती है, ऑटोमेशन में काम में आती है। ऑटोमेशन जैसे कि आपके रेफ्रिजरेटर है, ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होता रहता है, जैसे टेम्परेचर मेंटेन करता है। एयर कंडीशनर है, उसमें काम में आता है, कई बार पूछा जाता है। ये होता क्या है, दो डिफरेंट मटेरियल की स्ट्रिप होती है, दो विभिन्न धातुओं की पत्ती होती है, एक का अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक लीनियर एक्सपेंशन कम होता है, एक का ज़्यादा होता है।
अब ये दोनों रिविट होती हैं, आपस में बंधी रहती हैं, ये कहीं जा नहीं सकती हैं। जैसे मैंने आई बनाया, आई कील लगा दिया जैसे यहाँ पर। अब जब आप टेम्परेचर राइज करते हैं तो इसका लेंथ इंक्रीज होगा, जिसका अल्फा लो होगा, कम होगा, उसकी लेंथ ज़्यादा बढ़नी चाहिए। अब लेकिन ये दोनों एंड एक दूसरे से दूर जा नहीं सकते हैं, तो होता क्या है, एक आर्क में फैल जाता है। जिसका लो होता है वो बाहर वाला आर्क बनाता है, बिगर आर्क। जिसका कम होता है, जिसका कम होता है वो कम फैलेगा। तो ये लो होना चाहिए आपका, और ये हाई होना चाहिए, है ना, ज़्यादा है, ज़्यादा फैल रहा है, लेंथ बढ़ रहा है उसका। फाइन। फिर आपसे पूछा जाता है एवरेज रेडियस, कितनी रेडियस के अंदर ये फैल गया है। तो आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा। फिर सुपरफिशियल एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन, इनको डराइव करते हैं अपन लीनियर एक्सपेंशन से, क्षेत्रीय प्रसार। तो बस अब किया गया, या लेंथ की जगह ये आ गया है ए इक्वल टू ए नॉट, और अल्फा की जगह बीटा आ गया। बीटा को सुपरफिशियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट कहते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। और ऐसे मटेरियल जो कि हर डायरेक्शन में एक जैसे फैलते हैं, उनके लिए बीटा 2 अल्फा के इक्वल होता है, याद रखना आपको। इस तरीके से क्यूबिकल एक्सपेंशन में देखिए एल की जगह वी आया है, एल नॉट की जगह वी नॉट आया है, और अल्फा की जगह गामा क्यूबिकल एक्सपेंशन कोफिशिएंट कहलाता है। और ये गामा होता है ऐसे मटेरियल के लिए 3 अल्फा, राइट। जिसका अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो ऑफकोर्स डेंसिटी में भी चेंज आएगा। क्यों होगा, यू नो वेरी वेल डेंसिटी क्या होती है भाई। डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करें, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम में चेंज आएगा तो डेंसिटी में भी चेंज आएगा, बस साइन में चेंज आ जाएगा। देखिए क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है वॉल्यूम, तो बस प्लस की जगह यहाँ माइनस आता है, आपको ये याद रखना है। इज इट ओके। एक क्वेश्चन लेते हैं। स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है कि एक बार ऑफ आयरन है, 10 सेंटीमीटर का है, मीन्स ये आपका इनिशियल लेंथ हो गया इसका 10 सेंटीमीटर। एल नॉट जिसको हम कहते हैं, कैसे करना है। टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर है, और उसका टेम्परेचर हम कर रहे हैं 19 डिग्री कर रहे हैं, 1 डिग्री डिक्रीज कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स लेंथ उसका डिक्रीज होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि कितना लेंथ कम हो जाएगा। तो आप इसमें ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं, डेल्टा एल इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। ये कितना है 20, अल्फा पता है अपने को, गिवन है क्वेश्चन में, वो ये वैल्यू है पर डिग्री सेल्सियस। तो ये वैल्यू मैंने रखा 2 इंटू 10⁻⁵, और 1 का चेंज आ रहा है, माइनस भी रखेंगे तो सॉल्टर हो रहा है, बस ये मेरे को यहाँ फाइंड करना है। ओके, तो अभी फाइंड करते हैं इसको। शुरू में लेंथ कितना है इसका, 10 सेंटीमीटर है, 20 नहीं है, तो ये चीज़ याद रखेंगे अपन। तो यहाँ मैंने 10 रख देंगे, 10 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 10⁻⁴, और यूनिट सेंटीमीटर में था, तो इतना सेंटीमीटर छोटा हो जाएगा, शॉर्टर। कितना शॉर्ट हो जाए, कितना छोटा हो जाएगा, ये पूछा था मुझसे। इज इट ओके। कैसे किया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है आपके पास में सामने। द वॉल्यूम ऑफ ए मेटल स्फीयर इंक्रीज्ड by 0.24%. When temperature is reached by 40 degree Celsius, find the coefficient of linear expansion of the metal. इस तरह क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाइए चेंज इन वॉल्यूम का, जिसे हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ गामा आता है डेल्टा थीटा, राइट। चेंजेस के बारे में कुछ पता रखा है आपको, तो मैं इसको ऐसा लिख दूँ, इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड गामा डेल्टा थीटा, राइट। और गामा से हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, तो डेल्टा थीटा को भी आप चाहें तो न्यूमरेटर में लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इस गामा डेल्टा थीटा को अपन यहाँ लिख देते हैं क्योंकि वो भी गिवन है अपने को, राइट। अब डेल्टा वी की वैल्यू कितना है 0.24, कब, जबकि इनिशियल वॉल्यूम कितना हो 100, टेम्परेचर में डिफरेंस कितना हुआ है 40, इज इट ओके। और ये हमारा गामा हुआ, ये डेसिमल को उठाएं तो 100 और आ जाएगा, आएगा।
4 से हम कैंसिल करें इसको, ये 10 और ये 6 टाइम चला जाएगा। इज इट ओके? फाइन। तो अभी ये गामा की जो वैल्यू मेरे पास में आ रही है, कितनी आ रही है? 6, और नीचे कितने जीरो हैं हमारे पास? 5 हो गए, तो 10⁻⁵ मैं कर सकता हूँ, और यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर कि हमें यहाँ क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है वो पूछा है रेखीय प्रसार गुणांक, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, राइट। तो लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया 3 अल्फा होता है, 6 × 10⁻⁵। तो 3 का यदि हम डिवाइड करेंगे तो कितना आने वाला है? 2 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हीट एंड कैलोरीमेट्री। हीट एंड कैलोरीमेट्री, सबसे पहले तो हीट होता है क्या है? ऊष्मा, जिसे हिंदी में कहते हैं। हीट का कॉन्सेप्ट आता है जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो एक एनर्जी का फ्लो होता है हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी के बीच में। दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं, हीट कहते हैं। इज इट ओके? कुछ कॉन्सेप्ट जान लें हीट से रिलेटेड। देखिए छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, गिवन हीट होती है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ms डेल्टा थीटा। एस के स्पेसिफिक हीट कहलाता है, राइट। तो अगर सबसे पहले हमसे यही पूछा जाए कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा, इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से या सी से। तो एस का फॉर्मूला हम ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए नीचे जो डिनोमिनेटर में हमको 1 बना दें अपन, इससे और इससे, तो यूनिट मास 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करने के लिए कितना हीट की जरूरत पड़ रही है, वो स्पेसिफिक हीट कहलाएगा। तो डेफिनेशन क्या हो गया? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। अभी हमने यहाँ पर मास है जैसे केजी में ले रहे हैं, ग्राम में ले रहे हैं, इसी जगह मोल में ले लें, राइट। तो फिर ये कहलाएगा मोलर विशिष्ट ऊष्मा या मोलर स्पेसिफिक हीट। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से या कैपिटल सी, जनरली कैपिटल सी आपने देखा होगा। तो डेफिनेशन होगा हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं जो मास हम केजी ग्राम में लेने जा रहे थे, अब वो मोल में ले लेंगे। 1 मोल का द्रव्यमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए। टेम्परेचर स्केल में हमने देखा था चेंज इन जो टेम्परेचर होता है, इट्स इंपॉर्टेंट थिंग, डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन में इक्वल होता है, इक्वल होता है, राइट। तो चाहे हम 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाएं या 1 केल्विन से, वो इक्वल होगा। तो डेफिनेशन में 1 केल्विन भी हो सकता है, राइट। फिर नेक्स्ट बात आती है स्टेट जब कन्वर्जन होते हैं लेटेंट हीट, एल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। फॉर्मूला सिंपल होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एल। यहाँ से एल को डिफाइन करें हम तो ये फॉर्मूला बनता है। तो यूनिट मास, एकांक द्रव्यमान का स्टेट कन्वर्जन के लिए जितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा वो उस मटेरियल के सब्सटेंस का क्या कहलाएगा? लेटेंट हीट कहलाएगा या गुप्त ऊष्मा कहलाएगा। नेक्स्ट बात, हीट कैपेसिटी। अभी तक हम बात कर रहे थे 1 मोल की या यूनिट मास की। टोटल मास की बात कर लें कि टोटल मास के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होती है। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल मास, टोटल मास के लिए, कुल द्रव्यमान के लिए। तो जो भी हीट रिक्वायर्ड होती है यूनिट डिग्री टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, वो कहलाती है हीट कैपेसिटी, राइट। अब वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इनका जो कन्वर्जन है वो दिया जाता है जूल्स लॉ से, W इक्वल टू JH। वर्क डन ऑन ए सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट इवॉल्व। जितना काम करेंगे उतना हीट इवॉल्व होगा। किसी निकाय पर किया गया कार्य उत्सर्जित ऊष्मा के अनुक्रमानुपाती होता है। फाइन। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, इनका ध्यान रखेंगे अपन, इन फॉर्मूले को ध्यान से रखेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे। अब इन्हें हम यूटिलाइज करते हैं कैलोरीमेट्री में, हिंदी में कैलोरीमेट्री कहते हैं।
ये एक्चुअली पर्टिकुलर एक कॉपर का कंटेनर होता है जिसमें कि हम दो सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, कैलोरीमीटर, उसी से नाम पड़ा है कैलोरीमीटर। और इसमें हम लॉ ऑफ मिक्सचर को डिस्कस करते हैं। एक ऑब्जेक्ट होता है हायर टेम्परेचर पे, दूसरा होता है लोअर टेम्परेचर पे, दोनों को मिक्स करते हैं तो हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी को हीट का फ्लो होता है। और जब मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है तो एक कॉमन टेम्परेचर पर वो मिक्सचर पहुंचता है, राइट। तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम लोग यूज़ करते हैं, जिसे हम ये कह देते हैं कि लॉ ऑफ मिक्सचर, मिश्रण का नियम, कि जितना हीट लॉस हुआ है उस सिस्टम में, सिस्टम की बात हो रही है, उतना ही गेन होगा, राइट। तो हीट के लिए जो डेल्टा क्यू हम लोग यूज़ करते हैं, एम एस डेल्टा थीटा, चाहे लॉस्ट हो या गेन हो, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए फर्स्ट सब्सटेंस है M1S1, मान लीजिए हाई टेम्परेचर पर है, उसका टेम्परेचर है थीटा 1, मिक्सचर का टेम्परेचर थीटा, तो डेल्टा थीटा हमारा क्या हो गया, थीटा 1 माइनस थीटा, राइट। लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट के साथ में मिक्स किया जा रहा है जिसका टेम्परेचर है थीटा 2, मिक्सचर का टेम्परेचर थीटा, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे यहाँ पर, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम ये मान के यहाँ पर चल रहे हैं कि इस कैलोरीमीटर के अंदर कोई भी हीट का लॉस नहीं हो रहा है, मतलब नेट हीट लॉस नहीं हो रहा है सिस्टम का। तो एक सब्सटेंस जितना हीट दे रहा है दूसरे को, दूसरा उतना ही कैप्चर कर रहा है, गेन कर रहा है। और इसको हम सॉल्व करेंगे और टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर को फाइंड करेंगे, राइट। लेकिन आप समझ सकते हैं कि मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा लो टेम्परेचर की बॉडी और हाई टेम्परेचर बॉडी के बीच में ही होना चाहिए, राइट। इन पर्टिकुलर केस वो इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन बियॉन्ड नहीं होगा, लो वाले से कम नहीं होगा और हायर से ज़्यादा। व्हाट आई मीन टू से, मान लीजिए एक 10 डिग्री सेल्सियस पर पानी है, दूसरा है 80 डिग्री सेल्सियस पर पानी, गर्म पानी, इनको हम मिक्स करेंगे तो मिक्सचर का जो टेम्परेचर आएगा इनके बीच में आएगा ना, आई मीन टू से क्या ऐसा हो सकता है 5 डिग्री सेल्सियस आ जाए। अगर ये आंसर आ रहा है तो गलत है, 85 आ रहा है डिग्री सेल्सियस आ रहा है तो ये गलत है। इज इट ओके, क्लियर है सबको। अब आपके लिए कुछ सिंपल टेक्निक्स यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर दी है कि आपको कम से कम सॉल्व करने में टाइम लगे वहाँ पर एग्जाम के अंदर। तो जो अभी अपन बात कर रहे थे मिक्सचर का जो टेम्परेचर कितना होगा, तो देखिए याद रखना कितना आसान है। अगर मान लीजिए दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं आप, तो थीटा इज इक्वल टू M1S1 थीटा 1, 1 आ रहा है सब, प्लस 2 M2S2, डिनोमिनेटर में M1S1 M2S2। तो मुझे नहीं लगता याद रखने में कोई मुश्किल है। अगर दोनों जो लिक्विड हैं उनका स्पेसिफिक हीट एक ही है, विशिष्ट ऊष्मा एक ही है, कब होगा, जब एक जैसे नेचर के होंगे। मान लीजिए दोनों ही पानी है तो दोनों के लिए इक्वल हो गया। पानी का स्पेसिफिक हीट कितना होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो दोनों का वही हुआ ना, तो ऊपर नीचे एस कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला रिड्यूस हो गया, M1 थीटा 1 प्लस M2 थीटा 2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M। सिंपल आपको वैल्यू रखना है। मान लीजिए लिक्विड डिफरेंट है, राइट। आप जैसे मिल्क है और वाटर है उसको मिक्स कर रहे हैं आप, राइट। तो इन दैट केस पर्टिकुलर अब स्पेसिफिक हीट तो डिफरेंट हो गया। मान लीजिए इक्वल क्वांटिटी में कर रहे हैं 50-50%, तो मासेस इक्वल हो गए, तो मास कैंसिल हो जाएगा आप, तो फिर फॉर्मूला क्या हुआ, S1 थीटा 1 प्लस S2 थीटा 2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। सपोज नेचर भी एक है, मास भी एक है, S1 S2 M1 M2, इक्वल क्वांटिटी में दो डिफरेंट टेम्परेचर पे पानी को मिक्स कर, तो देखो कितना आसान है, सिंपल आप एवरेज ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। ये तो हुआ कि एक जैसे लिक्विड्स एक जैसे पर्टिकुलर स्टेट के मटेरियल्स को मिक्स किया है, जैसे लिक्विड को मिक्स किया है। अभी सपोज आइस है और हॉट वाटर है, उसको मिक्स कर रहे हैं आप 0 डिग्री सेल्सियस पे हम आइस को मान के चल रहे हैं इसमें, सिंपल एक टेक्निक फाइंड करने के लिए। तो ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से। तो देखिए एक सिंपल टेक्निक मैंने दिया है, आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, बस आप इसमें वैल्यू रखिए। W का मतलब वाटर है, थीटा W मतलब क्या हुआ, वाटर का टेम्परेचर, हॉट वाटर का टेम्परेचर। MI का मतलब I फॉर आइस, बर्फ का मास यहाँ रख दीजिएगा, तो इसकी प्रॉब्लम्स गलत नहीं होंगी, ऊपर माइनस से ध्यान रखिएगा, राइट। सपोज आपको वाटर और आइस दोनों का मास इक्वल है, तो एक सिंपल फॉर्मूला बन के आ गया, ये L है, ये L की वैल्यू फिक्स गिवन हो, बहुत अच्छी बात है, 80 कैलोरी पर ग्राम है, आप याद रखिए, नहीं है तो, राइट।
अब एक बात और, इस टेक्निक के अंदर आप मिक्सर का टेम्परेचर फाइंड कर रहे हैं, और जो मिक्सर का टेम्परेचर है, ध्यान दीजिए, मान लीजिए वो आइस के टेम्परेचर से कम आ रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस से कम आ रहा है, तो ये पॉसिबल है नहीं। अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले कि मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच में आएगा। तो ऐसे केस, स्पेशल केस होता है, इसको कहते हैं हम इनसफिशिएंट हीट फ्लो, अपर्याप्त ऊष्मा। अभी जैसे पर्टिकुलर ये वाला केस ऐसा हो गया कि बर्फ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और गर्म पानी की बहुत छोटा सा एक बॉल के अंदर है, तो वो पूरे के पूरे आइस को मेल्ट नहीं कर पाएगा ना, तो फाइनल टेम्परेचर होगा वो आइस का होगा। ऐसे केस में थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं आपका आंसर आ गया -5 डिग्री सेल्सियस, तो वो गलत हो गया, क्योंकि आपका तो आइस तो 0 डिग्री सेल्सियस हॉट वाटर मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपका आंसर तो इनके बीच में आना चाहिए। -5 कैसे आएगा? तो आपका आंसर क्या कहेंगे आप? 0 डिग्री सेल्सियस ऐसे केस में। क्लियर है क्या कहा हमने? ध्यान रखेंगे इन बातों को। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर। स्क्रीन पर क्वेश्चन नज़र आ रहा है आपको। एक 2 kg का कॉपर का ब्लॉक है हमारे पास, 500 डिग्री सेल्सियस तक हीट अप किया उसको। इट इज़ प्लेस्ड ऑन ए लार्ज ब्लॉक ऑफ द आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। लार्ज ब्लॉक, ध्यान दीजिए, पूरा नहीं मेल्ट होगा। इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द कॉपर इज 400, लेटेंट हीट भी गिवन है हमको, एल की वैल्यू। फाइंड द अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन बी मेल्ट। बर्फ कितना गल जाएगी अगर हम उस कॉपर ब्लॉक को एक बहुत बड़े आइस के ब्लॉक के ऊपर रखते हैं? तो सबसे पहले हीट लॉस, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, यहां से चलेंगे हम, राइट। हीट लॉस एम एस डेल्टा थीटा लगाएंगे, एम एस डेल्टा थीटा, राइट। अब थोड़ा एम को थोड़ा डिफर कर लेते हैं, सी फॉर कॉपर कह देते हैं, आई फॉर आइस कह देते हैं। अब आइस को मेल्ट होने के लिए अभी थोड़ी देर पहले देखा था एम इंटू एल की जरूरत पड़ेगी, डेल्टा की। 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है, टेम्परेचर वही मेंटेन रहेगा, हमको एम आई की वैल्यू यहाँ पर चाहिए। तो ये एम आई की वैल्यू हमारे पास हुई एम कॉपर का मास, एस कॉपर की ही अनडाउटली स्पेसिफिक लेंगे अपन, डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज अपन रखते हैं। कॉपर का मास कितना है हमारा? 2 kg। ध्यान दीजिए ऐसा सिस्टम में एस स्पेसिफिक हीट गिवन है क्वेश्चन में, हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द कॉपर ये गिवन है हमारे पास, कितना है? 400। तो यहाँ 400 रखते हैं। टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर कितना है इसका? 500 -0, 500 ही रहा। एल की वैल्यू, एल किसका? आइस का। देखो थोड़ी देर पहले हमने बताया था आपको कि 80 होता है, लेकिन यहाँ यूनिट चेंज है जूल पर केजी, राइट। 80 किस में था? कैलोरी पर ग्राम। तो यूनिट का भी ध्यान रखना है इस चैप्टर के अंदर। 10⁵, ये डेसिमल हटा देना, ये 10 आ जाएगा। आप देखिए ऊपर 50 नजर आ रहा है, तो अपन चाहें तो इसे कैंसिल कर सकते हैं, 1, ये 20 और ये 20, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा आपका। तो न्यूमरेटर में कितना आपके पास में? 8 × 5 और नीचे कितना है? 35। ये कैंसिल कर दें, 7 आ गया। तो हमारा आंसर कितना है? 8/7 kg। फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A liquid of mass m and specific heat c heated to a temperature 2T, 2T टेम्परेचर तक गर्म किया। अब इसको दूसरे लिक्विड के साथ में अडप्ट कर रहे हैं, राइट। सेकेंड लिक्विड, इसका मास है हमारे पास m/2, स्पेसिफिक हीट है 2C, टेम्परेचर है T। फिर रिजल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, तो सिंपल टेक्निक हमने बताया था उससे चले हम, क्या था? 1122 वाला, m1 s1 θ1 प्लस m2 s2 θ2 डिवाइडेड बाई m1 s1 प्लस m2 s2, यही था। तो चलिए इनकी वैल्यूज रखते हैं अपन। m1 फर्स्ट लिक्विड का मास कितना है? m, अच्छे से रखेंगे। स्पेसिफिक हीट कितना है? c, टेम्परेचर कितना है? 2T, ऐसे टॉकिंग। सेकेंड पे मास कितना है? m/2,
स्पेसिफिक हीट कितना है, ट्वाइस सी। टेम्परेचर कितना है, टी। फाइन। फर्स्ट का मास, सेकंड का मास एंड स्पेसिफिक हीट। अब जो भी चीज़ें कैंसिल होगी उन्हें हम कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए ये 2 कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पर, राइट। ऊपर यहाँ देखें कितना आ गया, 2mc मल्टीप्लाई बाई कैपिटल टी। यहाँ क्या है, mc कैपिटल टी, ओके। और ये m इंटू सी कितना हुआ, ट्वाइस mc, राइट। ऊपर कितना हुआ, 3mc एंड टी। नीचे कितना हुआ, 2mc। तो ये mc से mc कैंसिल कर सकते हैं अपन, ये कैंसिल हो गया। तो रिजल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर कितना कहलाएगा, 3/2 कैपिटल टी। तो देखा कितना आसानी से कर लिया, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई इक्वेशंस नहीं बनाई है, सिंपली फॉर्मूला आप याद रखिए जिससे फटाफट काम हो जाएगा एग्जाम के अंदर। इज इट ओके। लेकिन कब अप्लाई करना है, कौन सी चीज़, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अपन, हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर ऊष्मा संचरण कहते हैं हिंदी में। वही हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर को हीट का फ्लो होगा, ट्रांसमिशन होगा। अब किस किस तरीके से हो सकता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये हो सकता है 3 तरीके से, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कौन कौन सा, हिंदी में क्या कहते हैं, चालन, संवहन एंड विकिरण। तो सबसे पहले कंडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। हीट कंडक्शन क्या होता है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बॉडी ट्रांसफर हीट बाय थर्मल वाइब्रेशन विदाउट एक्चुअली मूविंग इन द बॉडी। जब भी हम किसी मेटल को गर्म करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल का थर्मल वाइब्रेशन, उसमें कंपन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे एक दूसरे को धक्का लगाता है और हीट एक जगह से दूसरी जगह को फ्लो करती है। दिस इज द हीट कंडक्शन। इसमें ध्यान रखना है हमारे मॉलिक्यूल्स मूवमेंट नहीं करते हैं, मूवमेंट मतलब अपनी एक्चुअल इक्विलिब्रियम पोजीशन को छोड़कर नहीं जाते हैं, वाइब्रेशन तो करते हैं। ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कहलाता है हीट कंडक्शन। फाइन। अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं अपन। टाइम रेट ऑफ हीट फ्लो, समय के साथ ऊष्मा प्रवाह की दर। फॉर्मूला ध्यान रखना है, dq बाई dt माइनस के ए डी थीटा बाई डी एक्स। के क्या है, कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिससे हीट फ्लो करेगी। डी थीटा टेम्परेचर डिफरेंस, डी एक्स कितनी दूरी के अंदर हो रहा है। इसी को हम एक बार के लिए, एक छड़ के लिए अप्लाई करें। एक रॉड है हमारे पास, इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, राइट। ए फॉर एरिया इसका, यहाँ टेम्परेचर θ1 है हायर, ये लोअर है, इसका लेंथ है L। मान लीजिए टी टाइम में क्यू हीट है जो कि फ्लो कर रही है एक एंड से दूसरे एंड तक। तो ये फार्मूला हमको काम में लेना है। ये बना इसी से है बेसिकली, लेकिन अभी फिलहाल फार्मूला याद रखिए, Q इक्वल टू के हाई टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाई टाइम, जितने टाइम में हीट का फ्लो हुआ है, डिवाइडेड बाई लेंथ। ये लेंथ है, लेटेंट हीट नहीं है, राइट। अब हीट फ्लो पर सेकेंड, ठीक है, इसको हीट करंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हीट करंट। ऊष्मीय धारा, हिंदी में ऊष्मीय धारा, और इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दें, जो कि होती है Q बाई टी। इसी फॉर्मूले से हम इसको बना सकते हैं। फिलहाल हम चाह रहे हैं कि फॉर्मूला याद रखें आप, डेल्टा थीटा बाई आर। फिर इसी कंडक्शन में ही, कॉन्सेप्ट में आपसे पूछा जाता है कि जो लो टेम्परेचर के जोन्स होते हैं, कंट्रीज होते हैं, एरियाज होते हैं, वहाँ जैसे पॉन्ड वगैरह है, तो ऊपर क्या होता है, आइस का लेयर बनने स्टार्ट हो जाता है, उसमें भी कंडक्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए पानी का टेम्परेचर थीटा डिग्री सेल्सियस हमने कह दिया, एटमॉस्फेयर है माइनस में पहुंच गया, यानी 0 से कम हो गया। तो थीटा जो 0 डिग्री सेल्सियस है हमारा वाटर का टेम्परेचर, आइस के कॉन्टैक्ट में जो है 0 ज़्यादा बड़ा हो गया, माइनस वाला कम हो गया, तो हीट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, हीट निकलना स्टार्ट हो जाता है।
यानी इस वाटर का टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि आइस की लेयर बनना स्टार्ट हो जाता है, जिससे वाई से दिखाया है। तो वाई बनने में कितना टाइम लगेगा, फॉर्मूला याद रखिए, कई बार पूछा गया है। अब सपोज पहले से y1 थिकनेस है आइस का और y2 होने में कितना टाइम लगेगा, तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। इज इट ओके? फॉर्मूला स्क्रीन पर है, ध्यान से देख लीजिए, लिख के रखिएगा। फिर अपने से पूछा जाता है कि जो मेटालिक रॉड्स हैं उनका कॉम्बिनेशन कर दें, तो आपको यहाँ याद रखना है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर था, उसी तरीके से उसी के जो फॉर्मूलेज हैं काफ़ी कुछ यहाँ पर काम में आते हैं। तो रॉड है, हम अपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया उनको, श्रेणी क्रम में या फिर पैरेलल में, दो ऑप्शंस हैं। तो जो हीट रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पर थोड़ी देर पहले डिफाइन किया था, एल ओवर के, तो सीरीज वाला फॉर्मूला सबको याद होगा, आर एस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, वही आपको अप्लाई करना है। पैरेलल वाला 1/r पैरेलल 1/r1 प्लस 1/r2, राइट। अब सिंपल टेक्निक्स हैं, ये आप याद रखिए, जैसे कि एग्जाम में कम से कम टाइम लगे। सीरीज में आपसे पूछ लिया जाए दोनों का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई L1 और K1 प्लस L2 और K2। तो आप इसको ये शॉर्ट फार्मूला याद रखिए, समीशन ऑफ L डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ L बाई K, तो ये थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा, राइट। इसी तरीके से पैरेलल में आप इसे याद रखिए, समीशन ऑफ K डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ A। इन केस दोनों का L1 ये L2 ये वाले इक्वल है, तो एक सिंपल फॉर्मूला बन जाता है 2k1 k2 k1 प्लस k2, जिसको हम मैथमेटिक्स में हार्मोनिक मीन भी कहते हैं, हरात्मक माध्य। और पैरेलल या समांतर क्रम संयोजन में अगर एरिया इक्वल है, लेंथ तो ऑलरेडी इक्वल लेके ही चल रहे हैं, तो आपको ये एवरेज लेना है k1 प्लस k2/2। इसको हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन। क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको क्वेश्चन। 2 वेसल्स हैं, 2 बर्तन हैं आपके पास में, डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए हैं, यानी कंडक्टिविटी अलग अलग है। सिमिलर इन साइज इन एवरी रेस्पेक्ट, एरिया वगैरह, क्रॉस सेक्शंस, लेंथ वगैरह का जो पार्ट है वो इक्वल है। द सेम क्वांटिटी ऑफ आइस फिल्ड इन दैम गेट्स मेल्टेड 20 एंड 30 मिनट्स के अंदर, एक में 20 मिनट में गलती है, दूसरे में 30 मिनट में। थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो चाहिए। तो देखिए हमने वो जो कंडक्शन होगा, कंडक्शन कैसे होगा, उस कंटेनर में आइस भरा हुआ है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, बाहर से उस कंटेनर मान लीजिए कॉपर के है थोड़ी देर के लिए, तो उसमें से होकर हीट अंदर आएगा, तो कंडक्शन होगा। कंडक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, कंडक्शन का फॉर्मूला क्या था, हीट फ्लो का के ए θ1 माइनस θ2 टी डिवाइडेड बाई एल। एल यहाँ पर थिकनेस हो गई बेसिकली कंटेनर, ये हीट यूटिलाइज होगी आइस को मेल्ट करने के लिए, m इंटू एल। इसको मैं स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर दूँ थोड़ी देर के लिए, राइट। अब यहाँ देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि देखिए बाहर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर एक जैसा है दोनों के लिए, ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हो गया हाई, ये 0 हो गया आइस वाला टेम्परेचर, तो इक्वल हो गया। अब साइजेस दोनों का एक जैसा बोला तो ये भी कांस्टेंट हो गया। दोनों में एक इंपॉर्टेंट बात, सेम क्वांटिटी ऑफ आइस, इक्वल क्वांटिटी ऑफ आइस यहाँ पर फिलअप है, तो आप देख सकते हैं आइस का मास अभी एक हो गया और लेटेंट हीट तो इक्वल हो गई, जैसे हमने कहा 80 ले सकते हैं अपन, 80 कैलोरी पर ग्राम। तो इस फॉर्मूले में क्या रह गया, सिंपली देखिए के इंटू टी कांस्टेंट, बाकी सब तो वैसे कांस्टेंट है। तो अपन यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, k1 t1 इक्वल टू k2 t2। अपने को क्या चाहिए यहाँ पर, ऊष्मा चालकता का अनुपात, थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो। तो अपन क्या कहेंगे, k1 और k2 इक्वल टू t2 डिवाइडेड बाई t1। t2 30, t1 कितना था 20, तो आंसर क्या आएगा 3/2। इट्स ओके, क्लियर, कितना आसानी से किया अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके पास में देखिए, दो रॉड्स का सेटअप दिखाया गया है, पहले तो आप देख सकते हैं सीरीज में है और दूसरा है पैरेलल के अंदर, राइट। पहला सीरीज में, दूसरा आपका पैरेलल के अंदर है। अब हमसे पूछा क्या गया है
फर्स्ट फिगर के अंदर 20 कैलोरी ऑफ हीट फ्लो करती है 4 मिनट में, एक एंड से दूसरे एंड तक। सेकंड के अंदर आपसे बोला है इफ द rods are welded as shown in the figure means parallel में, find time in which the same amount of heat उतना ही 20 कैलोरी इस एंड से इस एंड तक कितनी देर में फ्लो करेगी। तो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था हीट करंट, वहाँ से चले। हीट करंट को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, होता है θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई आर। ये कुछ करंट वाला फॉर्मूला वोल्टेज का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कहते हैं, ऐसे याद रखिएगा। एच हमने कहा था टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, क्यू बाई टी। अब यहाँ क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखना है आपने को कि एक तो सेम क्वांटिटी ऑफ हीट का फ्लो हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस देखिए एंड पर 100 दूसरे पे 0, दोनों फिगर्स। तो सबसे पहले आप ये चूज कीजिए इसमें कि क्या आप अब ये कह सकते हैं कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रेजिस्टेंस के, राइट। तो फर्स्ट फिगर के लिए टाइम, सेकंड के लिए टाइम, उनके इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन संयोजन के जो रेजिस्टेंस हैं उनके प्रोपोर्शनल हो गए। फर्स्ट सीरीज में दोनों एक जैसी रॉड हैं, आर और आर है तो सीरीज में हो गया तो कितना हो गया 2r। सेकंड की बात करें तो पैरेलल में तो कितना हो जाता है r/2। तो ये कितना आ गया आपके पास 4r से, तो r कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हमसे यह पूछा गया है कि सेकंड में कितना टाइम लगेगा। सेकंड में टाइम कितना लगेगा भाई, t2 इक्वल टू t1/4, राइट। फर्स्ट में कितना लगा था 4, तो सेकंड कॉम्बिनेशन में हीट को फ्लो करने में कितना टाइम लगेगा 1 मिनट का। क्लियर है, कितना आसानी से सॉल्व हो गया, फाइन। तो आप तरीका समझिए कैसे कर रहे हैं सॉल्व। नेक्स्ट इसी हीट ट्रांसफर का टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लिए, हीट रेडिएशन कहलाता है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं उसमें विकिरण। फर्स्ट टू प्रोसेस थे कंडक्शन, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, आपके पर्टिकुलर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं होते हैं। फर्स्ट जो दो हैं कंडक्शन और कन्वेक्शन, यानी कि चालन व संवहन, दोनों में मटेरियल की जरूरत पड़ती है। जनरली कंडक्शन के लिए सॉलिड होता है और कन्वेक्शन के लिए आपका लिक्विड है या गैसेस है। लेकिन एक और मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है जिसे हम रेडिएशन कहते हैं, जिसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम जो हीट का ट्रांसफर होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रेडिएशन। ऐसे याद रखना है, बिना माध्यम की आवश्यकता के, जिसमें कि ऊष्मा का संचरण हो सकता है, ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या कहलाएगा हमारा, विकिरण। फाइन, इसके कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ कहलाता है रेडिएशंस में गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर टू। ऐसे मटेरियल्स जो कि हीट के अच्छे अवशोषक होते हैं, गुड एब्जॉर्ब करते हैं, अगर उनका टेम्परेचर हम बढ़ा दें तो वो उतने ही अच्छे से उस हीट को इमिट भी करते हैं। इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं ई लैम्डा और ए लैम्डा इज कांस्टेंट। कैसे, इमीटर ई लैम्डा प्रोपोर्शनल टू ए लैम्डा। ई का मतलब इमिसिव पावर है, लैम्डा मतलब पर्टिकुलर कोई वेवलेंथ को जो वो इमिट कर रहा है, वो उस वेवलेंथ का अच्छा अवशोषक भी है, एब्जॉर्वर है, टेम्परेचर बढ़ाने पर उसको इमिट भी कर देता है। तो इसी से बन जाता है ए लैम्डा बाई ए लैम्डा इज कांस्टेंट। स्टीफन्स लॉ इंपॉर्टेंट लॉ है। टाइम रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट रेडिएशन पर यूनिट एरिया फ्रॉम आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए दिया गया था ये, कि यूनिट एरिया से पर सेकंड कितना हीट रेडिएशन इमिट हो सकता है। बेसिकली अगर हम देखें तो ये इंटेंसिटी बन जाती है, लेकिन इसको जनरली इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है सिग्मा T4, टी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है, सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट कहलाता है। फाइन, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, इसी को एटमॉस्फेयर के साथ बात को कनेक्ट कर लें अपन। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है T0 आपका पर्टिकुलर, और मान लीजिए वो आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं है, उसका एमिसिविटी स्मॉल ई है, तो ये फॉर्मूला बनता है E इक्वल टू कैपिटल E इक्वल टू EA सिग्मा T4 माइनस T04। याद रखिए, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहलाता है। जैसे अपन पहले कह रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर ही अलग से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, एवरेज 1 क्वेश्चन, एवरेज। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है कि एटमॉस्फेयर एंड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर
में जो डिफरेंस है बहुत कम है, बहुत छोटा हो, उस केस में जो बॉडी की कूलिंग होती है, टाइम रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर, वो दिया जाता है इस फॉर्मूले से। वो केवल टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है, कहने का मतलब ये है पहले, राइट। आफ्टर दैट वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जब भी हम ब्लैक बॉडीज की बात करते हैं तो क्या कहलाता है ये, वेवलेंथ रिलेटेड टू द मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी, लैम्डा एम। एम का मतलब मैक्सिमम, क्या होता है, अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन को इमिट करती है बॉडी, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर एक वेवलेंथ को इमिट कर रही है उस टेम्परेचर जोन के अंदर, राइट। पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है, तो उसमें जो मैक्सिमम एमिसिव पावर है उसकी जो वेवलेंथ है वो इनवर्स की प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर, याद रखना है अपने को। फिर सोलर कांस्टेंट, इंडिविजुअली कई बार डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा गया है। सोलर कांस्टेंट क्या होता है, सन से रिलेटेड होता है, सौर रेडिएशन सन से रिलेटेड है, सौर विकिरण से रिलेटेड है। किसी भी ग्रह जैसे कि अर्थ के रेस्पेक्ट में जनरली बात होती है कि इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन अर्थ ऑन ए प्लैनेट एस इक्वल टू सिग्मा टी फोर आर बाई स्मॉल आर। आर कैपिटल आर यहाँ पर है सन का रेडियस, आर जैसे प्लैनेट अर्थ की बात हो रही है तो अर्थ की सन से डिस्टेंस है ये, रेडियस नहीं है। क्या बताया मैंने, स्मॉल आर सन की अर्थ से सेपरेशन है ये आर, ठीक है, ध्यान रहे, फाइन, ओके। चलिए इस कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं अपन। ये क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, टू स्फीयर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल आर हीटेड टू द सेम हाई टेम्परेचर। एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, स्पेसिफिक इक्वल होगा, इमिसिविटी इक्वल होगा, है ना, कंडक्टिविटी इक्वल होगा, जैसे सेम मटेरियल आता है, डेंसिटी इक्वल होगा, ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। मैंने क्या बताया उसको दोबारा बताया था, सेम मटेरियल समान पदार्थ, जैसे ये बात आ गई क्या क्या, स्पेसिफिक इक्वल होगा, कंडक्टिविटी इक्वल होगा, डेंसिटी को मैं रो से रिप्रेजेंट कर दूं तो इक्वल होगा, इमिसिविटी इक्वल होगा, पर्टिकुलर हीट वाले चैप्टर के अंदर बात हो रही है तो, राइट। इनके रेडियस अलग अलग है, 1:2 के रेशियो में है, राइट। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हीट, फाइंड द रेशियो ऑफ द हीट कैपेसिटीज का रेशियो। हीट कैपेसिटीज को मैं थोड़ी देर के लिए एस से रिप्रेजेंट कर दूं, अगर H1 और H2 कह दूं तो था क्या, MS था, M1 S1, तो मैंने क्या, स्पेसिफिक हीट इक्वल है डिवाइडेड बाई M2 S2, ये क्या ना, S आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मास रह गया, मास में क्या था, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी भी इक्वल होगा, ये सब काम में आएगा, तो आपका ये कैंसिल हो गया डेंसिटी, राइट। वॉल्यूम स्फीयर्स की बात हो रही है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल हो गया ना, ऐसे कहते हैं ना। इनका रेडियस का रेशियो क्या हुआ, 1:2, इनका क्यूब, तो आंसर क्या हुआ, 1/8, राइट। सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेट ऑफ हीट लॉस। अभी हमने देखा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ई, ई क्या था वो, ई आपका स्मॉल ए सिग्मा T4 माइनस T04, एक ही एटमॉस्फेयर में हायर टेम्परेचर तक गर्म किया तो ये सब तो कांस्टेंट हो गया, सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट कांस्टेंट रहता है, मेटेरियल ले गया तो हमने बताया ई इक्वल होगा, ये एरिया के प्रोपोर्शनल हो गया, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया, और स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4πr²। तो आप यहाँ पर सिंपली ले सकते हैं ई प्रोपोर्शनल किसके होगा, r², राइट। तो रेशियो चाहिए इनका हमें E1/E2, तो क्या अपन ऐसे कह सकते हैं, R1 ओवर R2 का होल ऑफ स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4, इज इट ओके। तो आप ध्यान से देखेंगे क्या चीज़ पूछी जा रही है, थर्ड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेट ऑफ टेम्परेचर लॉस। तो आपने जो फॉर्मूले देखे थे उससे हम ये डराइव कर सकते हैं, या फिर आप इसको याद रखिएगा, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ वाला पहले तो ई ए सिग्मा T4 माइनस T04 MS डेल्टा थीटा से
ms नीचे आ जाएगा तो ये वाला पार्ट आ रहा है ms। तो इस क्वेश्चन में केवल ये रह गया आपके पास, मास में डेंसिटी रह जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे अपने यहाँ, एरिया में एरिया किसके प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के, वॉल्यूम किसके आर क्यूब के, तो अल्टीमेटली किसके प्रोपोर्शनल रह गया वो ना रहा। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं रेट कह देता हूँ, जैसे बोला गया ना रेट ऑफ आर से रिप्रेजेंट कर दूँ अगर मैं इसको, तो ये कैपिटल आर प्रोपोर्शनल हो गया 1/r। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं R1/R2 इज स्मॉल r2 डिवाइडेड बाई R1, तो ये 2:1 आंसर आया। रेशियोज तो पूछे गए थे तीनों पार्ट्स में, लेकिन किस चीज़ के, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है एवरी टाइम। इज इट ओके? थर्मोडायनेमिक्स पे बात कर लेते हैं कि फिजिक्स का ऐसा ब्रांच होता है जिसमें कि हम लोग क्या स्टडी करते हैं, तो कन्वर्जन ऑफ हीट, हीट का कन्वर्जन, हीट कन्वर्ट करती है कुछ चीज़ों को, वो तो हमने पहले देख लिया। अब हीट खुद डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में जो कन्वर्ट होती है वो हमें यहाँ डिस्कस करना है, और चेंज इन स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिस्कस करना है। तो दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। भौतिकी की वह शाखा जिसमें ऊष्मा का ऊर्जा के अन्य रूप में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में रूपांतरण, और कोई भी सिस्टम है उसका स्टेट कन्वर्जन, जैसे मेल्टिंग वगैरह जो हो रहा है, लेकिन उसको भी हम थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करते हैं। राइट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सबसे पहले फर्स्ट लॉ क्या है, बेसिकली आपको एक तो याद रखना है, ये कई बार पूछा गया है, इट्स नथिंग बट ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सबसे पहले तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का ही दूसरा रूप है, राइट, एनर्जी का लॉसेस नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि किसी सिस्टम को जितना भी हम हीट देंगे, हीट गिविंग टू अ सिस्टम, थोड़ा पार्ट तो उसका वर्क में कन्वर्ट होगा, और रिमेनिंग जो पार्ट है उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के काम में आएगा। दिस इज ए फर्स्ट लॉ। फाइन। अब ये मैंने डेल्टा से रिप्रेजेंट किए हैं ये लेटर, ये पाथ डिपेंडेंट होते हैं, पाथ पर डिपेंड करेंगे, पथ पर निर्भर करेंगे। डी यू इंटरनल एनर्जी है, ये स्टेट पर डिपेंड करती है, इट्स नॉट डिपेंड ऑन पाथ, नॉन केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेंगे। मतलब ये है कि डी यू मतलब केवल ये रहेगा फाइनल माइनस इनिशियल, पाथ से कोई मतलब नहीं है, राइट। लेकिन डेल्टा क्यू को ऐसा नहीं लिखेंगे अपन, डेल्टा डब्ल्यू को ऐसा नहीं लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। फिर एक इंपॉर्टेंट बात फर्स्ट लॉ में, तीन फिजिकल क्वांटिटी लिया है, हीट लिया है, वर्क लिया है, इंटरनल एनर्जी लिया है, या तो तीनों को जूल में रखना है आपको, या तीनों को कैलोरी। क्वेश्चन में जूल और कैलोरी दोनों होते हैं, तो इट इज योर मोरल ड्यूटी कि आइदर यू हैव टू बी कन्वर्ट इन जूल और इन कैलोरी। इज इट ओके? एक क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर का दे रखा है आपको, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वर्क डन इन प्रोसेस, जबकि वाटर का वेपोराइजेशन हो रहा है, वाष्पन हो रहा है, वर्क डन 1 ग्राम के लिए 168 जूल है, तो चेंज इन एनर्जी की बात हो रही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ए फर्स्ट लॉ, ये हमने बात करी अभी थोड़ी देर पहले, और वो क्या निकल के आया, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू, राइट। डी यू अपने को फाइंड करने का है, तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब स्टेट कन्वर्जन के लिए डेल्टा क्यू, जैसे टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो हम लिखते हैं एम एस डेल्टा थीटा, और यहाँ के लिखते हैं एम इंटू एल, जो स्टेट कन्वर्जन होता है, डेल्टा डब्ल्यू एम। अब 1 ग्राम की बात चल रही है, एल 2240 जूल पर ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, जूल में रेटिंग रह जाएगी, ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें आपको यूनिट्स का। और ये दे रखा है 168, तो सिंपली बस इसको ठीक से माइनस कीजिए, यू गेटिंग द आंसर। आपका आंसर आ जाने वाला है, किस में आएगा आंसर, जूल में। इज इट ओके? थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कॉमनली जो यूटिलाइज होते हैं, आइसोमेट्रिक समायतनिक प्रक्रम हिंदी में, आइसोबैरिक समदाबीय प्रक्रम, समदाबीय, आइसोथर्मल समतापीय,
जिसमें टेम्परेचर एडियाबैटिक रुद्धोष्म प्रक्रम, आइसोमेट्रिक समआयतनिक, राइट। कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, जैसा नाम है आइसोमेट्रिक या समायतनिक तो वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। आइसोबैरिक समदाबीय प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। समतापीय आइसोथर्मल टेम्परेचर। एडियाबैटिक में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता है तो सिस्टम की जो अमाउंट ऑफ हीट है वो क्या रहती है, कांस्टेंट। इक्वेशन ऑफ स्टेट, अवस्था समीकरण। वॉल्यूम कांस्टेंट है, P इक्वल टू nRT से डेराइव कर सकते हैं, P/2 कांस्टेंट होगा, P प्रोपोर्शनल टू T कहलाएगा, गैलोजिक्स लॉ कहलाता है। आइसोबैरिक में P कांस्टेंट होगा, PV इक्वल टू nRT, बस ये रखिए आप दिमाग में, जो चीज़ कांस्टेंट है कांस्टेंट कर दीजिए, जैसे प्रेशर कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल T हो गया ना, या V/T कांस्टेंट ऐसे। आइसोथर्मल में यू नो टेम्परेचर कांस्टेंट करते ही P और V का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया, बॉयल्स लॉ कहलाता है। एडियाबैटिक में हम डेराइव कर सकते हैं जिसमें कि हीट का एक्सचेंज नहीं होता, PV रेज़्ड टू पावर गामा कांस्टेंट फर्स्ट, TV गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, और थर्ड एक और याद रखना है आपको, काम में आते हैं, T गामा P1 माइनस गामा, पॉइजन्स लॉ कहलाते हैं। नाउ PV इंडिकेटर डायग्राम मींस P और V के बीच में ये प्रोसेस कैसे चेंजेस हो रहा है वो। फर्स्ट है आइसोमेट्रिक, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप ये देखिए लाइन एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर जा रही है, प्रेशर चेंज हो सकता है। आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो सकता है, V1 से V2 हो रहा है, राइट। अब आइए आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एक जैसे नजर आ रहे हैं आपको, दोनों हाइपरबोलिक प्रोसेस हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका स्लोप ज़्यादा है एडियाबैटिक का आपका। तो इस बात को हम नेक्स्ट में देखते हैं, स्लोप की बात कर रहे हैं, स्लोप ऑफ PV का। तो यहाँ देखिए आपका 90 डिग्री बना रहा है, स्लोप ढाल 90 डिग्री, tan थीटा, dP/dV इन्फिनाइट कहलाएगा। ये पैरेलल एक्स एक्सिस के 0 डिग्री, और PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट से हम डेराइव कर सकते हैं, आप फिलहाल इसको याद रखिए, -P/V होता है, लेकिन ये गामा टाइम्स ज़्यादा है, आप देख सकते हैं गामा से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये स्लोप ज़्यादा है इसका। नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डेफिनेशन हमने लास्ट यूनिट में, लास्ट वीडियो में देखा था, -P dP/dV, dP/dV की वैल्यू इन्फिनाइट रखा तो E की वैल्यू इन्फिनाइट हो गया, राइट। इसी तरीके से वैल्यू रखते चले, ये 0 हो जाएगा। यहाँ वैल्यू रखा -P/V तो प्रेशर के इक्वल होगा, पूछ लिया जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, इलास्टिसिटी P, और ये गामा टाइम्स होती है, ज़्यादा होती है, राइट। मोलर स्पेसिफिक हीट्स ΔQ/n/dt, इसी यूनिट में हमने शुरू में देखा था। ΔQ को कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर हम S या C की जगह CV लिख देते हैं, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, केवल CV यूज़ करना है। लाइकवाइज आइसोबैरिक में CP यूज़ करना है। यहाँ आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो 0 का डिवाइड करेंगे तो इन्फिनाइट कहलाएगा, और यहाँ ΔQ चेंज इन हीट नहीं होता है सिस्टम का तो ये 0 कहलाएगा। अब वर्क डन इन दीज प्रोसेसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ΔW क्या होता है, PdV होता है, dV 0 हो गया तो वर्क डन कितना हो जाएगा आपका, 0, राइट। आइसोबैरिक के अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहता है, फॉर्मूला याद रखिए आप, वर्क डन P मल्टीप्लाई बाई चेंज इन वॉल्यूम। आइसोथर्मल में ये फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। यहाँ बेस चेंज किया है केवल, और कुछ नहीं किया है, बेस 10 के अंदर, इसलिए 2.303 आ गया है, राइट। और ये फॉर्मूला याद रखिए एडियाबैटिक के लिए, NR इनिशियल, इसमें ये ध्यान रखना आपको, इनिशियल माइनस फाइनल है, और यहाँ वॉल्यूम में पहले फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स, आइसोमेट्रिक में एक्सप्लोजन इन गैसेस, कुकिंग इन प्रेशर कुकर, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है प्रेशर कुकर का। आइसोबैरिक, यहाँ प्रेशर आपका कांस्टेंट रहे, बॉइलिंग ऑफ वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बॉईल कर रहे हैं खुले बर्तन के अंदर पानी को तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, राइट। फिर आइसोथर्मल यानी कि जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, समतापीय जनरली जो फेज चेंजेज है, आइस से मेल्ट हो रही है 0 डिग्री सेल्सियस पे, पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है जनरली। एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं वेरी फास्ट प्रोसेस, बस्ट ऑफ एयर ट्यूब, साइकिल का टायर पंचर हो गया, प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन गैस,
जो साउंड है गैस के अंदर संचरित होती है, उसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। जनरली आइडेंटिफाई करते हैं बंद बर्तन में हो रहा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। एक ओपन एटमॉस्फेयर में एक वेसल है, उसके अंदर कोई प्रोसेस हो रहा है, ओपन है ना, ओपन टू एटमॉस्फेयर, यानी पी कांस्टेंट हो गया। वेरी स्लो प्रोसेस आइसोथर्मल, वेरी फास्ट प्रोसेस एडियाबैटिक। तो इस टेबल को ध्यान से देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए। एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ए गैस आर पी एंड 100 multiplied by 8 यानी 800 cc. If the final volume is 100 cc, the adiabatic compression, then the final pressure equal to, ये बोला गया आपसे, राइट। तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस की बात हो रही है, तो पी और वी में रिलेशन क्या था, पी पी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। तो हम ऐसा कह सकते हैं P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा। तो फाइनल प्रेशर चाहिए P2, तो क्या बोलेंगे हम, P1 V1 डिवाइडेड बाई V2 रेज़ टू पावर गामा, राइट। अब P1 इनिशियली कितना है, P की टर्म्स में ही है, वॉल्यूम कितना है 800, बाद में कंप्रेस हो गया कितना हो गया 100, दिस इज गामा, राइट। तो यहाँ क्या हुआ, P2 P 8 रेज़ टू पावर गामा, ठीक है। गामा की वैल्यू हमें गिवन है 5/3, ठीक है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3, तो दिस इज 5/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 रेज़ टू पावर कितना हो गया 32 P, ये हमारा आंसर कहलाएगा। इज इट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द गैस बाई 5% एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया समताप की, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स प्रेशर। तो यहाँ देखने वाली बात है, फॉर्मूला क्या था आपका, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। इज इट ओके, फाइन। तो 1-2% को है तो हम डायरेक्टली शॉर्ट मेथड से भी कर लेते हैं। अगर एक्यूरेटली आंसर्स एंड डेसिमल्स में है, देखिए कैसे आपको डील करने का है। तो यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम की बात हो रही है, इंक्रीज इन द प्रेशर, राइट। P2 माइनस P1 परसेंटेज में बात हो रही है, तो क्या मुझे ये चीज़ फाइंड करना है, परसेंटेज इंक्रीज। P2 की जगह लिखिए 1/V2, 1/V1 प्रोपोर्शनल होता है ना, इसलिए 1/V1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये चीज़ सॉल्व करेंगे। ऊपर V1 माइनस V2 डिवाइड में V1 V2 आ जाएगा एलसीएम, ये 1/V2 V1 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब इसमें देखिए V1 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपका ये फॉर्मूला रह गया V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई V2 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। अब आपको दे रखा है डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस बाई 5%। मान लीजिए शुरू में 100 है तो 95 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 100, 19, 100/9, चाहे तो डिवाइड कर लीजिए 5.26 अप्रॉक्सीमेटली, इतना परसेंटेज में आपका चेंज आ जाएगा प्रेशर के अंदर, जो कि इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, हीट इंजन, ऊष्मा इंजन। इट इज डिवाइस विच कन्वर्ट हीट इनटू वर्क कंटिन्यूसली। एक ऐसा डिवाइस जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है एक साइक्लिक प्रोसेस में, एक ऐसी युक्ति जो चक्रीय प्रक्रम में निरंतर ऊष्मा को कार्य में परिणत करता है, ऊष्मा का कार्य में परिणत, वो कहलाता है हमारा ऊष्मा इंजन, राइट। अब हीट इंजन, ऊष्मा इंजन में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक होता है सोर्स जो कि हायर टेम्परेचर पे होता है, एक होता है सिंक जो कि लोअर टेम्परेचर पे होता है, एक होता है वर्किंग सब्सटेंस, राइट। सोर्स से हीट ली जाती है, Q1 हीट ली जा रही है, वर्किंग सब्सटेंस को दी जाती है जिससे कि वो कुछ काम करता है, वर्क करता है,
और कुछ ली गई हीट का पार्ट Q2 उस सिंक को दे दिया जाता है। तो इसकी एफिशिएंसी को हम लोग डिफाइन करते हैं नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल हीट एब्सॉर्ब W/Q1। ये फॉर्मूला याद रखना आप, राइट। W है Q1 माइनस Q2, डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस Q2/Q1 होता है। कोई भी हीट इंजन हो उसमें हीट है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हम वैसे ड्राइव कर सकते हैं इस चीज़ को कार्नोट इंजन में। तो अभी फिलहाल आप याद रखिए T2/T1। तो एफिशिएंसी का एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके सामने ये है। हीट पंप या रेफ्रिजरेटर का काम हीट इंजन से जस्ट अपोजिट होता है, राइट। देखते हैं इसको। देखिए डायग्राम में दोबारा से आपको एक हाई टेम्परेचर पर बॉडी नज़र आ रहा है, दूसरा लो टेम्परेचर पर बॉडी का नज़र आ रहा है, उल्टा। रेफ्रिजरेटर में होता क्या है, ऑब्जेक्ट उसमें रखे होते हैं, कोल्ड पर होते हैं, उसी को और मेंटेन रखना है, हीट निकाला जाता है रेगुलरली। तो Q2 हीट निकलते हुए दिखा है इसमें, फ्रियोन वगैरह उसमें ऐसे कुछ गैसेस होती हैं। खैर उसकी मैकेनिक्स पे नहीं जाना अपने को। वर्किंग सब्सटेंस, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी वर्क करती है और टोटल हीट मिलकर ये Q1 माइनस Q2 में Q2 ऐड करेंगे तो Q1 आएगा। वो हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट जैसे किचन का एटमॉस्फेयर उसको दे दिया जाता है। एफिशिएंसी की जगह यहाँ डिफाइन करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ऊष्मा पंप की दक्षता गुणांक कहते हैं हिंदी में, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्टीमेटली है ये भी एफिशिएंसी आउटपुट और इनपुट। आउटपुट का मतलब यहाँ पर है कि कितना ज़्यादा हम कोल्ड रख सकते हैं, कितना मेंटेन रख सकते हैं, वो क्या होगा रेगुलरली कितना हीट निकाल सकते हैं ऑब्जेक्ट से, आउटपुट। इनपुट में इलेक्ट्रिसिटी कुछ वर्क कर रही है बाहर से, इंजन कंप्रेसर W, राइट। दिखने में उल्टा लग रहा है फॉर्मूला, W Q1 माइनस Q2 रखा, और ये हमारा Q2 का जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है, Q2/Q1। खैर फिलहाल थोड़ी देर पहले जैसे हमने बताया Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बीटा इक्वल टू T2/T1 माइनस T2। इज इट ओके? एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। एक इंजन है, इसका एफिशिएंसी है 1/6, राइट। सिंक के टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं 62 डिग्री सेल्सियस से। हमने बता रखा है आपको कि टेम्परेचर में जो चेंजेस होता है केल्विन और डिग्री सेल्सियस में इक्वल होता है, ठीक। तो दोनों के लिए 62 ही रहेगी वैल्यू, ध्यान रहे। इट्स एफिशिएंसी इज डबल हो गया, 1/6 का डबल करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 हो गया। तो सोर्स का टेम्परेचर चाहिए। तो इनिशियली बात करें अपन, इनिशियली 1 माइनस T2/T1, ये वैल्यू इधर रखिए 1/6, राइट। फाइनली बात करते हैं अपन फाइनली एंडस कर दें मैंने उसको। तो अब सिंक के टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, सोर्स में कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा है अपन, तो मेरे को ये लिखना होगा, ठीक है, राइट। तो दिस इज 1 माइनस रिड्यूस कर रहे हैं किससे, 62 से, दिस इज T1। ये डबल कर दिया तो 1/3 हो गया, 1 माइनस T2/T1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 62/T1, राइट। 1 माइनस T2/T1 ये n है 1/6, तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं 1/3 इक्वल टू 1/6 प्लस 62/T1। तो 62/T1 इक्वल टू 1/3 माइनस 1/6, कितना आ जाएगा 1/6। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, T1 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 62, तो इनको मल्टीप्लाई करें अपन 2 आएगा, इतना केल्विन आ गया, राइट। और डिग्री सेल्सियस में अगर ऑप्शंस दे रखे हैं तो व्हाट यू टू डू, 372 में से माइनस कर लीजिएगा 273, तो अप्रॉक्स 99 आ जाएगा,
डिग्री सेल्सियस, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके पास में है, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर वर्किंग बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस। थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि बीटा क्या होता है, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T2, ऐसा क्या था, T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2 यानी लोअर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, कैपिटल टी केल्विन में है तो ये 273 लिखना होगा, 0 में ऐड कर दिया मैंने। डिफरेंस बताया, चाहे डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस लें या केल्विन का इक्वल होता है, तो ये आपका 30 कहलाएगा। ये डिवाइड कर लीजिए और 9.1 के करीब ये आ जाएगा, दैट्स ओके। चलिए नेक्स्ट इसका टॉपिक देखते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आइडियल गैसेस का एक मॉडल तैयार करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को लिया गया था। सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड विद द गैस ऑन ईच फेस ऑफ द क्लोज्ड वेसल, एक बंद पात्र के अंदर गैस भरी हुई है, प्रत्येक दीवार पर कितना एवरेज प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, फॉर्मूला याद रखना है, P इक्वल टू 1/3 m बाई v, m है गैस का मास ऑफ गैस, v आरएमएस स्पीड है, आगे अपन लोग बात करेंगे इसी में। m बाई वी को हम डेंसिटी लिख सकते हैं, तो डेंसिटी के टर्म्स में फॉर्मूला हो जाएगा आपका। अब आपसे प्रॉब्लम ऐसा था, केवल एक सरफेस से रिलेटेड है, कोई कंटेनर की बात नहीं हो रही, ये एरिया है, राइट। कुछ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं किसी एंगल पर, m n इनका नंबर हो सकता है, स्ट्राइक कर रहे हैं, वापस रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं, तो अभी कुछ प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। 2 स्मॉल m है मॉलिक्यूल का मास, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, v स्पीड है ईच मॉलिक्यूल का, थीटा ये अभी जो मैंने बताया परपेंडिकुलर के साथ एंगल, ए एरिया जिस एरिया पे बात हो रही है। मीन फ्री पाथ, दो कॉन्सिक्यूटिव कॉलिजन, दो क्रमागत टक्कर के मध्य में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस में स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करते हैं, उनकी एवरेज डिस्टेंस को कहते हैं माध्य मुक्त पथ। फॉर्मूला ध्यान रखना है, 1/√2 पाई d स्क्वायर ईटा, राइट। d क्या है, डाया ऑफ ए मॉलिक्यूल, एवरेज डाया ऑफ ए मॉलिक्यूल, व्यास इंग्लिश में डायमीटर, राइट। ईटा क्या है, यहाँ पर नंबर डेंसिटी है, n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है। फिर एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का किसी कैपिटल टी टेम्परेचर पर स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा का औसत, फॉर्मूला याद रखना है 3/2 kT, के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, हमेशा ध्यान रखना है चीज़ों को, क्या चीज़ कौन सी चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है फॉर्मूला में, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। और यही बात हो 1 मोल के लिए तो के की जगह आर यूज करना है, गैस कांस्टेंट जो जूल में 8.3 लेके चलते हैं। आरएमएस स्पीड ऑफ ए मॉलिक्यूल स्क्वायर रूट ऑफ 3 RT बाई एम नॉट, एम नॉट क्या है यहाँ पर, मॉलिक्यूलर वेट, राइट। और अगर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल में आ रहा है तो आर की जगह के ले लीजिएगा और इसकी जगह एम, ऐसा क्यों, आर जो होता है एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाई बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, मॉलिक्यूलर वेट एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, जैसे आप डिवाइड करेंगे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी ना, तो आर बाई एम नॉट किसके इक्वलेंट हो गया, के बाई एम के, इज इट। डेंसिटी की टर्म्स में रखेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाता है, पी क्या है, प्रेशर है, 3p बाई रो स्क्वायर रूट के अंदर। अब आरएमएस की जगह एवरेज स्पीड पूछी जा रही है आपसे, राइट, तो 3 की जगह 8 और पाई काम में लेना है, याद रखना आपको, और यही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, तो फिर आपको 3 के जगह पर 2 काम में लेना है, फॉर्मूले के अंदर क्या काम में लेना है, 2, राइट। अब ये होती क्या है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, किसी गैस में मॉलिक्यूल सारे के सारे मॉलिक्यूल एक ही स्पीड से मूवमेंट नहीं करते, डिफरेंट स्पीड हो सकती है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिस स्पीड से मूवमेंट करते हैं उसको कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, अधिकतम संभव चाल, इज इट ओके। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने है,
गैस एक कंटेनर में फिल है P नॉट प्रेशर पर. If the mass of a molecule is half and their speed are doubled, then the resultant pressure will be. तो प्रेशर का फॉर्मूला हमने देखा था P इक्वल टू 1/3 स्मॉल m n और V वॉल्यूम और VRMS या CRMS का स्क्वायर, CRMS का स्क्वायर, ये देखा था हमने, राइट. तो इस क्वेश्चन में जो हम देखें क्या क्या चीज़ वेरी कर रही हैं आपकी पर्टिकुलर, एक तो मास और दूसरा एक स्पीड की बात हो रही है, ये चीज़ चेंज हो रही है आपकी, राइट. तो हम ऐसा लिख सकते हैं P2 और P1 इक्वल टू M2 डिवाइडेड बाई M1, यहाँ C2 C1 कहते हैं अपन का होल ऑफ स्क्वायर, राइट. तो अब ये वैल्यू रख देते हैं अपन इसमें P2 और P1, M2 मास को क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, M/2 कर रहे हैं, M/2 शुरू में M मान लिया हमने, और स्पीड को कर रहे हैं डबल, तो 2C कह देंगे, 2C. तो ये हो गया 2C डिवाइडेड बाई C का होल ऑफ स्क्वायर, राइट. अब क्या चीज़ कैंसिल हो सकती है, M कैंसिल हो गया आपका, ये C से C कैंसिल हो गया आपका, ऊपर 2 का स्क्वायर 4, नीचे एक 2 रह जाएगा, तो ये 2 हो गया आपका. तो फाइनल जो प्रेशर होगा P2 वो क्या होगा, ट्वाइस P1 के, 2 मल्टीप्लाई बाई शुरू में कितना था P0, तो फाइनल प्रेशर ये होगा, ये अपना आंसर होगा. इज इट. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. द मीन फ्री पाथ ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम गैस इज अल्फा. इट्स मीन फ्री पाथ अलोंग एनी आर्बिट्रेरी एक्सिस, एक किसी स्वतंत्र दिशा में. अब स्वतंत्र दिशा क्या होती है, एक्स वाई जेड होती है, मतलब की. इज इट. कौन सी होती है, एक्स वाई जेड. मीन्स ये आपकी एक्स है, मान लीजिए वाई है, तो ये तीसरी हम जेड कह देते हैं. तीन इंडिपेंडेंट डायरेक्शन होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स होती हैं, 3 डायरेक्शंस, राइट. अब वो अल्फा बोला आपको, राइट. वेक्टर वाला याद है, वेक्टर पोजीशन वेक्टर जो फाइंड करते हैं, वैसे ही मैं लिख के दिखाऊँ आपको, कुछ ऐसा कहते हैं एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप. तो यहाँ से आप इस तरीके से स्टार्ट करें आप. तो आर की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी होती है तो क्या ऐसे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट. तो इसी कॉन्सेप्ट को हम काम में लेंगे, राइट. मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ. तो ये कॉन्सेप्ट काम में ले अपन, तो फिर मैं इस अल्फा को क्या ऐसा लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा वाई स्क्वायर. अल्फा क्या है यहाँ पर, मीन फ्री पाथ, अल्फा जेड स्क्वायर, राइट. मीन फ्री पाथ कह रहे हैं तो हर डायरेक्शन में इक्वली होगी वैल्यू, तो मीन्स आई मीन टू से इक्वली होगा. तो अल्टीमेटली वी कैन राइट, हम इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, सबको अल्फा एक्स कहते हैं, 3 अल्फा किसी एक डायरेक्शन में, इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में चाहिए दोनों स्क्वायर कर दें, या अपन चाहें तो यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं और बड़ा करने की जरूरत है नहीं इसको. या आपका हो गया √3 अल्फा एक्स, अपने को अल्फा एक्स ही तो चाहिए, तो अल्फा एक्स की वैल्यू कितने आ गई, अल्फा बाई √3, ये मीन फ्री पाथ कहलाएगा. इज इट ओके. नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आइडियल गैस लॉस, आदर्श गैस समीकरण, ये नियम. सबसे पहले एवोगैड्रोस नंबर, 1 मोल में कितने एलिमेंट्री पार्टिकल्स हो सकते हैं, कितने मॉलिक्यूल हो सकते हैं, 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे, 1 मोल में रहेंगे. एवोगैड्रोस लॉ कहलाता है 22.4 लीटर में एनटीपी पर सारे गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पी वी और टी में ये रिलेशन, इसको आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं. पी वी इक्वल टू एनआरटी. एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स की संख्या. और यही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में बात करना है यदि,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो फिर आपको NKT यूज करना, आर की जगह के और स्मॉल n की जगह कैपिटल है, राइट। बॉयल्स लॉ, गिवन मास की गैस के लिए मास कांस्टेंट करना, अगर T कांस्टेंट है तो इससे हम ये फाइंड कर सकते हैं कैसे, कि बेसिकली सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए, मास ओवर मॉलिक्यूलर वेट RT। अब मास कांस्टेंट है आपका गैस का, T कांस्टेंट है, तो P और V का मल्टीपल कांस्टेंट हो गया ना, देखा पहले भी अपन ने, तो P इनवर्सली प्रूव भी हो गया, बॉयल्स लॉ हो गया। चार्ल्स लॉ, अगर इस इक्वेशन में P को कांस्टेंट कर दें तो V प्रोपोर्शनल टू T आ जाने वाला है, मास, गिवन मास की गैस के लिए बात हो रहा है, दैट्स वाई हमेशा मास को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। गैलोचक्स लॉ, इस पर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें इसमें, तो हमारे पास क्या रहा है, P प्रोपोर्शनल टू T, राइट। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इमिसिबल गैसेस हैं जो आपस में मिक्स नहीं होती हैं, तो अगर T कांस्टेंट है और एक ही कंटेनर है तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया में रखें, तो उनकी जो पार्शियल प्रेशर का सम है टोटल प्रेशर के इक्वल होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। इंडिविजुअल जैसे P1 फाइंड करना है तो PV इक्वल टू NRT से ही फाइंड करेंगे आप, NRT/V, तो सब कांस्टेंट होगा ऐसे। फर्स्ट गैस है, मान लीजिए नंबर ऑफ मोल N1 है तो ये वैल्यू ऐसे रखी जाएगी इसमें, फाइन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, टू गैसेस को कंपेयर कर रहे हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन, किसी ऑरिफिस से एक छिद्र से कितना तेजी से डिफ्यूज होती, T कांस्टेंट और P कांस्टेंट पर रेट ऑफ डिफ्यूजन, R का मतलब क्या है यहाँ पर, रेट, उनकी रिलेटिव डेंसिटी के इनवर्सली रो क्या है यहाँ पर, डेंसिटीज है यहाँ पर। अब बेसिकली ग्राम्स आपने किसी एक गैस के लिए, केवल हीलियम के लिए नहीं, केवल हाइड्रोजन के लिए नहीं, ये एक्सपेरिमेंट किया था, दो गैसेस को एट ए टाइम लेकर उनमें कंपैरिजन किया था, जैसे हाइड्रोजन हीलियम, कि कौन तेजी से फ्लो होगा रिलेटिवली, दैट्स व्हाई यहाँ कहते हैं रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन, R1/R2 को डिफाइन करते हैं, R नहीं कहते हैं, तो जिसका भी डेंसिटी कम है, जैसे हाइड्रोजन का हीलियम के कंपेयर पर डेंसिटी कम है, तो हाइड्रोजन का रिलेटिवली, किसके रिलेटिवली, हीलियम के रिलेटिवली रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, ये कहलाता है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, क्या होता है ये समझें। इन थर्मल इक्विलिब्रियम, उष्मीय साम्य की अवस्था में जो भी सिस्टम का एनर्जी होता है, गैसेस सिस्टम में मान लीजिए उसका जो टोटल एनर्जी होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम का, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहता है, किसमें, अमॉन्ग इट्स ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, जितनी भी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होते हैं उसमें वो एनर्जी होती है टोटल एनर्जी सिस्टम की इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये कहलाता है मैक्सवेल का सम ऊर्जा विभाजन का नियम, मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। आगे मैक्सवेल साहब ने बताया कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, प्रत्येक स्वतंत्रता की जो कोटि होती है उसके लिए कितनी एनर्जी का पार्ट जाता है, 1/2 kT के, दोबारा से बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, राइट। आप कुछ और कॉन्सेप्ट जान लेते हैं इसके बिहाफ पर, टोटल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का, मान लीजिए उस मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, डायटोमिक, अब ये आपको याद रखना है, मोनोएटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डाया है तो 5 इन जनरल, राइट, और जैसे ट्राइटोमिक है आपका तो जैसे 6 है, डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए डिफरेंट होता है, या तो गिवन होगा या आपको ऐसा बोलेंगे मोनो और डाया ऐसा करके, तो हम उसको एफ कह के चल रहे हैं फिलहाल। तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 1/2 kT होता है, एक मॉलिक्यूल की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, उस जैसे मान लीजिए आपके पास हीलियम है तो हीलियम की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, 3, ठीक है, उस एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का 1/2 kT होता है, तो 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना मुझे, तो क्या हो जाएगा हीलियम के लिए 3/2 kT, ये मतलब है इसका। 1 मोल की बात जैसे ही आती है, 1 मोल के लिए, तो 1 मोल में कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर, तो ये एनर्जी तो आपने निकाल ही ली, इसमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, और जैसे Na का मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमने थोड़ी देर पहले बताया क्या बन जाता है, R, तो F/2 RT, अगर n मोल है तो n से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये फार्मूला बन गया।
अगर यही बात हम करते हैं आइडियल गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए, तो आदर्श गैसों के लिए जो टोटल एनर्जी की बात करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम ये मान के चलते हैं एब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट कितना हो गया, जीरो। तो केवल सारी जो एनर्जी होती है किसकी वजह से होती है, मॉलिक्यूल के मोशन यानी काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो इंटरनल एनर्जी के लिए यही फॉर्मूला बन जाता है F/2 nRT। मोलर स्पेसिफिकेट्स आपसे कहा जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर नियत आयतन पर F/2 R यूज करना है, ठीक है। आपसे कहा जाता है कांस्टेंट प्रेशर पर, तो F+2/2 R यूज करना है। पॉलीट्रॉपिक बहुदेशिक प्रक्रम के लिए याद रखना है R ओवर गामा-1, गामा वही एडिबेटिक में देखा था हमने, माइनस R ओवर n-1। अभी ये थोड़ा सा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होते हैं कि ऐसे प्रोसेस जिसमें PV⁴n कांस्टेंट होता है बट n इज नॉट 1 और गामा, ऐसी चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी इंडेक्स है तो हम उसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में इन जनरल ले लेते हैं। अब देखते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस से रिलेटेड। कई बार पूछा गया है टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन, टेम्परेचर द मिक्सचर। आपको देखिए सिंपल टेक्निक यहाँ पर है, याद अभी हो जाएगा साथ में। सिंपली F1 N1 T1 प्लस F2 N2 T2 डिवाइडेड बाई N1 F1 प्लस N2 F2, राइट। F दोनों का इक्वल है तो हटा दीजिएगा और सिंपल फार्मूला हो जाएगा N1 T1 प्लस N2 T2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। आपसे कहा जाता है मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर विशिष्ट ऊष्मा कब, कांस्टेंट वॉल्यूम नियत आयतन पर। तो ऐसा ही फॉर्मूला है 1122 1122, ऐसे याद रखो N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। लाइकवाइज प्रेशर के लिए ऐसा कैसा ही है। हाँ, गामा की बात आती है तो आप गामा क्या होता है, CP/CV। तो इस फॉर्मूले में जैसे ये सेकंड है फर्स्ट, तो सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड करोगे तो क्या ही आ जाएगा, और आपको गामा दे रखा है दोनों का तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन, देन हीलियम, देन फिर ऑक्सीजन, ठीक है। सबसे पहले हमने फॉर्मूला देखा था F/2 kT एक मॉलिक्यूल के लिए, K कांस्टेंट है, रूम टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आपकी जो U हुआ वो केवल F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, राइट। हाइड्रोजन के लिए कितना होता है, अब ये याद रखना है आपको, हाइड्रोजन क्या होता है डायटोमिक, तो 5, हीलियम मोनोएटॉमिक 3, ये 5। सिंपली फटाफट से आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, स्क्रीन पर आपके सामने, फाइंड फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन इन द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 30 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 47 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो एक तो टेम्परेचर हमको केल्विन में लेना है, तो 273 ऐड करके चले पहले तो 47, तो कितना आ गया यहाँ पर, ये 0 हो गया, 2 3, इतना केल्विन टेम्परेचर हुआ, फाइन। ओके, अब फॉर्मूले पे आइए, U क्या था, F/2 nRT, ठीक है। अब गैस कौन सी है आपकी, ऑक्सीजन, तो डायटोमिक है 5, n नंबर ऑफ मोल, मास कितना है 30 ग्राम, मोलिकुलर वेट कितना 32, 1 मोल का, राइट। R 8.3 होता है ना, इजी रहता है, आप 25/3 ले लीजिए, ठीक है। और T आपने निकाला 320। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये कैंसिल हो रहा है, ये 10 हो गया आपका, राइट, और ये 32 भी इजीली सॉल्व हो रहा है आपका, 10 रह गया, और ये भी आपका 5 हो गया, राइट। 5 5 से 25 हो गया, 625 होता है ना, 25 × 25 0, और किस में चलेगा ये, जूल में, ठीक है। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया आपका, और ये 8.3 हमने जूल में लिया था, ये यूनिट्स को हमेशा चेक कर लेंगे आप।
चलिए क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि टोटल एनर्जी है कितना, आपसे कुछ और पूछा गया है यहाँ पर। क्या पूछा गया है यहाँ पर कि उसमें उसका जो ट्रांसलेशनल मोशन है उसका कितना पार्ट है। तो ऑक्सीजन में आइए, ऑक्सीजन होता है डायटोमिक। डायटोमिक जो होता है ऑक्सीजन जैसी चीज, उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होते हैं 5 होते हैं। 5 का कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, 3 तो ट्रांसलेशनल मोशन होता है एंड 2 होता है रोटेशनल मोशन। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, यानी ये एनर्जी 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहने का मतलब है 3 पार्ट तो ट्रांसलेशनल मोशन को मिल रहा है, 2 रोटेशन, हमें चाहिए ट्रांसलेशनल। तो यहाँ पर ट्रांसलेशनल मोशन का कितना फ्रैक्शन है, 3 टाइम्स टोटल 5 का, यानी इतनी एनर्जी का ये मिलेगा ट्रांसलेशन को। ठीक है, डिवाइड कर दें 1,2,5,0, नहीं चेक कर लो, 5 1 5, 5 2 जा, और ये अपन मल्टीप्लाई कर ले इसको, तो कितना हो जाएगा 0, 3 5 से 15, 1 6 7, इतना एनर्जी, इतना जूल ऑफ एनर्जी है वो किसको मिलेगा, ऑक्सीजन को इसके ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस एंड 3 मोल ऑफ डायटोमिक गैस पुट टुगेदर इन ए कंटेनर, मोलर स्पेसिफिक हीट चाहिए हमको कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो अभी हमने मिक्सचर के लिए फॉर्मूला देखा था और एक सिंपल तरीके से हमने उसको रिप्रेजेंट किया था, ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन नहीं करना आपको। MCQ टाइप के क्वेश्चंस में N1C1 प्लस N2C2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है। 1 मोल, ठीक है, F/2R ये बताया था मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ये V है, V वॉल्यूम पर, राइट। F/2R, तो मोनोएटॉमिक के लिए कितना होता है 3, तो क्या कहेंगे 3/2R, ये याद रखना आपको। डायटोमिक के लिए 5/2R आ जाएगा। कितने मोल हैं इसके, 3 मोल, ये करना है सर। फर्स्ट का कितना है 1 मोल, दूसरे का कितने मोल है 3 मोल है। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं, 3 और ये है 3 5 जा 15, 18/2 हो गया, 18/2R। नीचे क्या है आपके पास में 4, 18/8। R की वैल्यू क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेटली कितने दे रखी है, 8 दे रखी है, तो 8 रख दें अपन, तो अपने पास कितना आ गया 18, SI सिस्टम के, ये आपका आंसर कहलाएगा। क्लियर एवरीबॉडी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, देखिए एक बड़ा यूनिट था, इसमें बेसिकली 2 बड़े टॉपिक्स का इन्वॉल्वमेंट था, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और केटीज दोनों का। तो अभी आपका मॉरल ड्यूटी बनता है कि ऐसे भाग दौड़ नहीं करना है, आपको रिवाइज करना अच्छे से, सारे कॉन्सेप्ट हमने इन्वॉल्व करने का कोशिश किया है इसके अंदर। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर रिवाइंड कीजिए इस वीडियो को, और जितने भी फॉर्मूले आए हैं, डेफिनेशन आए हैं, टिप्स है, उनको समराइज कीजिए, याद रखने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस करने का तरीका हमने बताया है, उनके आंसर्स भी हैं, आप खुद से करिए उनको। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कभी भी दे सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विथ मी, जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि नेक्स्ट वीडियोस इन्फॉर्मेटिव आपको मिलते रहें। शेयर कीजिए, लाइक करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू सो मच।